Hello everyone and welcome to the part 2 UPSC. This is the complete economy series और हम लोग कवर कर रहे थे हमारा चैप्टर मॉनेटरी पॉलिसी। लास्ट क्लास में हमने ये देखा कि क्वांटिटेटिव टूल्स क्या होते हैं। हमने पढ़ा कैश रिजर्व रेशियो के बारे में, एसएलआर दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में, और आज का जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम द एलएएफ दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसे आप कॉमनली दो मेजर नाम से जानते हैं, दैट इज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो आखिर ये एलएएफ होता क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये होता क्या है? तो द लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज अ टूल यूज्ड बाय द आरबीआई टू मैनेज द लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, हमने पहले भी देखा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, कितना मनी अवेलेबल है बैंकिंग सिस्टम में, उसको एडजस्ट करने के लिए ये टूल का इस्तेमाल करती है आरबीआई, और इसे कहते हैं रेपो और रिवर्स रेपो। तो रेपो का मतलब क्या होता है, रीपर्चेज अग्रीमेंट। Essentially, a repo transaction is a short-term borrowing arrangement between the RBI and commercial banks. तो इस रेपो में क्या होता है, एक रीपर्चेज का अग्रीमेंट होता है बिटवीन द कमर्शियल बैंक एंड द आरबीआई। इन दोनों के बीच में ये अग्रीमेंट होता है कि स्टेट बैंक कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखती है आरबीआई के पास, और उसके बदले में आरबीआई उसे कुछ पैसे देता है इंटरेस्ट पे। तो आप ये बोलेंगे कि इसमें अग्रीमेंट क्या है? तो अग्रीमेंट ये है कि ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ये कुछ समय बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये आरबीआई वापस लौटा देगी। जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कुछ इंटरेस्ट इसको वापस दे देगा, तो ये एक तरीके से गिरवी रखने जैसा हुआ। जिस तरीके से पुराने मूवीज में हम लोग देखते थे कि औरतें अपने गहने जेवर ये सारे गिरवी रख देती थी, उस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिरवी रखता है आरबीआई के पास, और उसके बदले में उसे कुछ पैसे मिलते हैं। और हमें ये याद रखना है कि ये जो रेपो ट्रांजैक्शन होता है, ये शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन होता है। ये उन समय के लिए ही जरूरत पड़ता है जब बैंक को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत हो और उन्हें लिक्विडिटी चाहिए। मतलब ये सारे लोन 1 साल से कम के होते हैं। तो रेपो रेट क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग अरेंजमेंट होता है बिटवीन द आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक्स। हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जिस इंटरेस्ट रेट पे स्टेट बैंक पैसे उधार लेती है आरबीआई से, उस रेट को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। तो ये इंटरेस्ट रेट ही होता है हमारा रेपो रेट। तो अब सवाल ये आता है कि इससे इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करती है आरबीआई। तो हम लोग को ये भी पता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का इस्तेमाल करेगी, और इसमें क्या करेगी, रेपो को बढ़ा देगी। और सिमिलरली अगर डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी, और इसमें रेपो को घटा देगी। बट अब सवाल आता है ये ऐसा क्यों करेगी, तो एक बार हम लोग वापस से जाते हैं इसमें। अब हम ये देख रहे हैं कि इस केस में क्या हो रहा है, पैसे आरबीआई से बाहर जा रहे हैं। मतलब आरबीआई से बाहर जा रहा है पैसा, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है, मार्केट में जा रहा है। इसी पैसे का इस्तेमाल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेंडिंग करेगी हर जगह। तो अगर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि इन्फ्लेशन आ जाएगा। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है कि ये पैसा यहां से आना बंद हो। और ये पैसा आना बंद कब होगा, जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। अगर ये पैसे पहले 5% पे मिल रहे थे सारे स्टेट बैंक्स को, तो अगर आरबीआई इसे बढ़ा के अगर ये 10% कर दे, तो जाहिर सा बात है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये लेना कम कर देगी। अगर पहले मान लीजिए कि 5 करोड़ लेती थी, तो अब सिर्फ 1 करोड़ ही लेगी। तो इससे क्या हो रहा है, मार्केट में पैसा कम आ रहा है, और मार्केट में जैसे पैसा कम आया, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। सिमिलरली डिफ्लेशन के केस में क्या होता है, डिफ्लेशन के समय ये आरबीआई इस इंटरेस्ट रेट को घटा देती है। अब ये 5% से घटा के 2% पे कर देती है। तो एसबीआई इसको आराम से इस पैसे को ले सकता है 2% रेट लेके, और इसी पैसे को वो मार्केट में फिर 4% रेट पे लेंड करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, पैसा मार्केट में आ रहा है। और मार्केट में अगर पैसा ज्यादा आएगा, तो इसका मतलब डिफ्लेशन को अब कंट्रोल किया जा रहा है, इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ा जा रहा है। तो रेपो रेट में भी क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल इन्फ्लेशन, कॉन्ट्रैक्शनरी, इंक्रीज रेपो, कंट्रोल डिफ्लेशन, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, और डिक्रीज रेपो। तो द रेपो रेट हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी। व्हेन द आरबीआई रेजेस द रेपो रेट, जैसा मैंने भी बताया, ये ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है बैंक्स के लिए टू बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक।
बैंक्स इन टर्न इंक्रीज देयर लेंडिंग रेट्स, और बैंक क्या करेगी, वो भार सामने वाले अपने जितने भी लेंडर्स होते हैं उन पे डालेगी। अब उनके लिए वो लोन महंगा हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि लोग अब कम खरीदना स्टार्ट करेंगे, कम लोन लेना स्टार्ट करेंगे। तो इससे डिमांड फॉर द क्रेडिट कम हो जाएगी, और अगर डिमांड फॉर द क्रेडिट कम हो गई तो हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से रेपो रेट का इस्तेमाल करती है आरबीआई। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इन्हें प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट शो करें, क्योंकि 72.1% ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज शो योर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अब सिमिलरली इसका अपोजिट होता है रिवर्स रेपो। नाम से भी पता चल रहा है, रिपो, रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, ये वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसपे आरबीआई पैसे बोरो करती है कमर्शियल बैंक से। इसका जस्ट उल्टा, रेपो का जस्ट उल्टा। रेपो में क्या होता था, बैंक आरबीआई से लेती थी पैसा। रिवर्स में क्या होगा भाई, कि अब आरबीआई पैसे लेगी कमर्शियल बैंक से। तो ये जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और आरबीआई है। इसमें क्या होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पैसे देगी आरबीआई को और वो कुछ इंटरेस्ट लेगी, और इसके बदले में आरबीआई क्या करेगा, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को प्रोवाइड कराएगा। तो अब हम लोग का ये सवाल हो सकता है कि आरबीआई को आखिरकार ये पैसे की क्या जरूरत पड़ गई, इसको क्या काम है इस पैसे का, कि ये इस पैसे के लिए इंटरेस्ट भी पे कर रहा है स्टेट बैंक को। तो बात ये है कि जब इन्फ्लेशन आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में अब पैसा बहुत सारा हो गया है। अब इस पैसे को कैसे भी कैसे करके मार्केट से निकालना होगा। तो हम इस केस में देख रहे हैं, क्या ये जो पैसा है ये आरबीआई में आ रहा है, मतलब मार्केट से बाहर निकल रहा है। तो रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स परचेज एग्रीमेंट का मेन एम यही होता है कि मार्केट से पैसे को निकाला जाए, और इसके लिए आरबीआई कुछ इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है स्टेट बैंक को, ताकि स्टेट बैंक जो लेंड कर रहे हैं बाकी सारे मार्केट में उस पैसे को निकाल के वापस से आरबीआई में दे दे। तो अगर हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शनरी मेजर लेंगे और इसमें रिवर्स रेपो को बढ़ा देंगे। तो जब आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ाती है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है ये बढ़ रहा है। तो अगर मान लीजिए कि 3% पहले रिवर्स रेपो था और आरबीआई ने इसे बढ़ा के अब 8% कर दिया है, तो एसबीआई भी तो ये सोचेगी कि मैं क्यों मार्केट में जाके 4% और 5% पे बाकी लोगों को लेंड करूं, जब मुझे सीधा सा सीधा ये 8% आरबीआई ही दे रही है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी, मार्केट से जितने पैसे हैं उसे उठा के कहाँ डालेगी, आरबीआई के पास। तो इसमें क्या होगा, पैसा ये क्या हुआ, मार्केट से निकल गया, और जैसे पैसा मार्केट से निकला तो हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। तो इसीलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिवर्स रेपो में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शनरी मेजर अपनाया जाता है और रिवर्स रेपो रेट को हम लोग बढ़ा देते हैं। सेम उसका उल्टा होता है डिफ्लेशन में। डिफ्लेशन में आरबीआई एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज करती है और ये रिवर्स रेपो रेट को घटा देती है। तो रिवर्स रेपो रेट अगर घट गया, अब ये आरबीआई बोलेगी 3% नहीं, बस 1% मिलेगा तुमको। तो एसबीआई बोलेगा मैं क्यों यहाँ पे 1% दूं, जब इस पैसे को मैं मार्केट में डाल सकता हूँ। तो ये जब मार्केट में डालेगा पैसा तो वापस से इकोनॉमी में बहुत सारा मनी सप्लाई हुआ, लिक्विडिटी आया, और फिर से इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कैसे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट काम करता है। तो व्हेन देयर इज टू मच मनी सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी, इट कैन लीड टू इन्फ्लेशन। ये हमें पता है, ये हमारा फर्स्ट रूल है, ज्यादा पैसे हुए मार्केट में इन्फ्लेशन आएगी। तो इसे काउंटर करने के लिए आरबीआई क्या करती है, बैंक से बोरो करती है कुछ मनी एट अ हायर इंटरेस्ट रेट, जिससे क्या होगा कि मनी अवेलेबल जो लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए है मार्केट में वो कम हो जाए। तो ये था हमारा एलएएफ, दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू पाथ टू यूपीएससी। यहाँ आपको मिलता है यूपीएससी से रिलेटेड सारे कंप्लीट कोर्सेज और करंट अफेयर्स। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारे पीडीएफ मिलते रहें और आप हर एक नए वीडियो से अपडेटेड रहें।